नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल सक्सेसफुल पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर 2022 और 23 के समथिंग जो आपका ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था स्टेनोग्राफ़र का, उसमें जो प्रश्न आए थे वो आज मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों, यह 2 पार्टों में आपको मैं एग्ज़ाम पूरा कराऊंगा। तो पहले पार्ट में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे और दूसरे पार्ट में 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप इन प्रश्नों को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन है, मानव जाति का राष्ट्रीय संग्रहालय या मनुष्य संग्रहालय खालिस्तान में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जो मानव संग्रहालय है, क्योंकि जीके के और विज्ञान के, मैथ के और कुछ आपके रीजनिंग के प्रश्न 25 नंबर के प्रश्न आना है एग्ज़ाम में, है ना। तो उन्हीं से संबंधित पहला प्रश्न है आपका। तो कहाँ पे है मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय या मनुष्य का संग्रहालय? तो वो है आपका भोपाल में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अजंता और एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, आपको पहले क्या होना चाहिए, आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अगर आपको हिस्ट्री पता होगी तो आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का संबंध ड्रॉकिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति? तो हड़प नीति किसने अपनाई थी? तो सभी लोगों को पता होगा, लॉर्ड डलहौजी ने क्या अपनाई थी? हड़प नीति अपनाई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ध्यान रखना, अभी हमने भाषाएं नहीं पूछी कितनी भाषाएं हैं। अगर भाषाएं होती तो 22 होती, अगर अनुसूचियाँ पूछी हैं तो 12 हैं, है ना। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी से खेल महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस या रूस में? तो वो है आपका जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? तो उसके क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं लाफिंग गैस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए के नाम से भी जाना जाता है तो रेटिनॉल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका भी। भूपर पट्टी पर सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु है तो कौन सा धातु उपलब्ध होती है? तो एल्यूमिनियम है, वो भूपर पट्टी पर, है ना। अगला प्रश्न है, भारी जल क्या है? मतलब भारी जल होता है वो होता है यानी कि क्या बोलते हैं उसको? ठोस बर्फ, D2O होता है ना। D2O ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीजोमीटर का उपयोग खालिस्तान को मापने के लिए किया जाता है। आपको मीटर की जानकारी होनी चाहिए, है ना। अमीटर हो गया, एम्पियर वगैरह हो गया, है ना। कौन किसको नापता है उससे, है ना, उसकी इकाई क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो हो जाएगा बहुत कम दबाव। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत कम दबाव किसका काम है? पीजोमीटर का काम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मेमोरी क्षमता इकाई 1 पेटाबाइट को दर्शाता है? तो दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, पहले भी प्रश्नों को करवा चुका हूं इसको। तो ध्यान रखना, दोनों होते हैं 1024 टेराबाइट, क्योंकि पेटा है तो टेरा आएगा, टीबी आएगा, और 1015 बाइट कह सकते हैं, लेकिन ये गलत आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा इसमें, है ना। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये भी गलत हो जाएगा। 10 यहाँ पे उन्होंने 24 GB लिखा है। देखिए अब यहाँ पे एक और यहाँ मिला है, एक अगर टेराबाइट लिखा है, 1024 टेराबाइट से एक आपका पेटाबाइट बनता है, ठीक है। लेकिन 1024 सब GB मिल जाएं, ठीक है। ये देखिए 1024 आपके MB से बनता है 1 GB, ठीक है। अब जब 1024 GB से मिलेगा तो 1 TB बनेगा, है ना। यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ कर दी गई है। तो यहाँ 1015 बाइट लिखा है, 1024 बाइट लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा 1024 टेराबाइट, TB होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें डी दिया गया है तो ये फिर सुधार दिया गया होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ये प्रश्न ही गलत है यहाँ पे, है ना। अगला प्रश्न है, दशमलव संख्या प्रणाली में प्रत्येक अंक को 0 से 9 तक
पूर्णांक द्वारा व्यक्त किया जाए दशमलव संख्या प्रणाली का आधार क्या है? तो देखिए दशमलव संख्या प्रणाली का आधार होता है 0 से 9 मतलब 10 संख्या। मैंने बताया था 0 से 9 तक काउंट करेंगे तो 10 संख्याएं होती हैं। आप भी काउंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी EEPROM की विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं EEPROM की विशेषता नहीं है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यह एक वोलेटाइल मेमोरी है, यह एक प्राइमरी मेमोरी है। इसके डाटा को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की मदद से मिटाया जा सकता है। इसे उपयोगकर्ता द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा है एक वॉलेटाइल, एक नॉन वॉलेटाइल, एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है ना। तो EEPROM मतलब EEPROM के ही प्रकार हैं, 3 प्रकार की होती है, PROM, EPROM, EEPROM, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैम कितने प्रकार की होती है? तो आपको पता होगा कि रैम 2 प्रकार की होती है, SRAM और DRAM। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिसको हम सबसे ज़्यादा रिफ्रेश करते हैं वो DRAM है, जिसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता कम होती है वो SRAM है। ठीक है, ज़्यादातर कंप्यूटर में DRAM पाई जाती है। मैंने आपको क्या है और भी आगे की प्रश्न पूछ सकता है इसके आगे भी जाके, तो मैं उनको भी करवाते जा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या कार्य है? तो इनपुट का काम करता है, आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी वैसे करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका रीजनिंग से संबंधित। किससे संबंधित है? रीजनिंग से संबंधित। तो देखो, अगर आपने अपोजिट शब्द पढ़े होंगे, ABCD लिख लेना, आप अपोजिट में भी लिख लेना। जैसे ए से लेके आप M तक आप पहले ABCD लिख लीजिए और फिर मतलब उसी का मतलब विपरीत, A के बाद फिर Z नीचे लिख देना, B के बाद नीचे Y लिख देना, C के नीचे X लिख देना। ऐसे ही आप रूटीन बना लें। तो देखिए इसमें एक आपको दिख रहा है, A को लिखा उन्होंने AZ होता है, एक ट्रिक भी होती है इसकी, और BY होता है जिसको बॉय बोलते हैं याद करने के लिए। C को 6 लिखते हैं, D को ड्यू लिखते हैं, ऐसी एक ट्रिक होती है ना। अब E से हो जाएगा इवनिंग, है ना। ऐसी आप E से इवनिंग तो E भी हो जाएगा। F से होता, F का अपोजिट होता है 4, F से होता है 4, है ना। अब ऐसे अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर ट्रिक पता होगी तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे इन्होंने किया है AZ, D ड्यू और H या S लिखा है तो हाई स्कूल होता है। H का अपोजिट हाई स्कूल हो गया। M को बोलते हैं मैन हो गया, M का अपोजिट N हो जाएगा। तो वैसे ही आपका इसका अपोजिट होगा। तो देखो मैंने बताया C का 6, ये X आएगा यहाँ पे। X से जो शुरू हो, तो कितने शुरू हो रहे हैं? 3 शुरू ऑप्शन हो रहे हैं। तो देखिए चलिए कोई दिक्कत नहीं। E का क्या अपोजिट बताया था मैंने? इवनिंग। E का भी होगा। तो देखो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आपके कट जाएंगे, X और V वाले बचे हैं आपका, है ना। अब जो है अगला J से जंगल क्यून, क्यू होना चाहिए, जंगल क्यून हो जाएगा। O का हो जाएगा अभी बताया है F होगा जिसमें लास्ट में, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अच्छा हाँ सॉरी L का होता है लव, है ना। L का लव होता है, L का O होता है ना। F4 होता है, F का होता है U, E का होता है V, सॉरी, है ना। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। X का बता दिए, C 6 हो जाएगा, E का इवनिंग हो जाएगा, J का जंगल क्यून हो जाएगा, O का हो जाएगा लव। तो एक ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हो। तो आप देखते ही पता चल जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, यदि रानी छात्रों की कक्षा में शीर्ष से 12वें स्थान पर है तो कक्षा में नीचे से उसकी रैंक क्या है? आपने अगर रीजनिंग पढ़ी होगी तो इसमें कुछ नहीं करते, एक सूत्र होता है, कुल छात्र छात्राओं की संख्या माइनस या तो शीर्ष से संख्या या नीचे से संख्या होती है, तो इसको माइनस कर दीजिए। अब क्या करते हैं, इसमें एक जोड़ देते हैं। तो आप 10 में से 2 गई 8, इसकी यहाँ से यहाँ जाएगी, 8 में से 2 गई 6 और एक जुड़ा है तो वो हो जाएगा आपका 69। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, है ना। आपको सूत्र पता होने चाहिए तभी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक लड़के का स्थान 20वां है। जब 2 लड़के और जुड़ जाते हैं तो उसका स्थान 1 से कम हो जाता है, तो अंतिम से उसका नया स्थान क्या है? तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वैसे ही सूत्र के माध्यम से। तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं। तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी आएगा, इसका करेक्ट आंसर 27 आएगा, है ना। तो अब देखिए आप लोग आंसर लाने की कोशिश करें, नहीं आएगा तो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये दिशा निर्देश से संबंधित हैं आपके। इस घर से निकलने के तुरंत बाद अंकुर दाएं मुड़ा
और 40 मीटर चला। फिर क्या है, फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर बाद दोबारा बाएं मुड़ा, 30 मीटर चला। आप इसको क्या समझ लें, जैसे कि आपने दिशाएं पढ़ी होंगी। देखो, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। ठीक है। अब हमें इसमें क्या होता है, इसके पूर्व में अगर खड़े हैं तो बाएं दाएं क्या होगा, ये बाएं होगा, ठीक है, ये दाएं होगा, ये दाएं होगा। अगर देखो, अब जहाँ आप अपोजिट लिखना, बाएं हैं जहाँ पे, यहाँ पे बाएं हैं तो यहाँ पे दाएं। अब दाएं हो गया तो बाएं यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे बाएं आ गया तो यहाँ पे दाएं आ गया। पूरा आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे अगर दाएं है तो बाएं हो जाएगा। अब यहाँ पे बाएं आ गया तो यहाँ पे दाएं आएगा, तो ये फिर बाएं हो जाएगा। दो हमने चारों बना लिए। अब हम क्या करते हैं, वैसे ही आप इसके अनुसार आप बिठा देते हैं। घर से निकलने के तुरंत बाद अंकुर दाएं मुड़ा, घर है, ठीक है। अब उसमें लिखा है घर से निकलने के तुरंत बाद अंकुर दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। किसी भी दिशा में फिर चला सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें आप क्या दिशा नहीं पूछी, क्या पूछा है, उसकी दूरी पूछी। क्योंकि अगर दिशा पूछता तो वो पहले ही शुरुआत में बता देता हमें कि किस दिशा में दाएं या बाएं मुड़ना है। जबकि उसने ऐसा नहीं बताया तो आपको कंफ्यूज कर दिया प्रश्न के। आपने तो बताया था सर दिशाएं होंगी पहले, है ना, तो उसने पहले ही कह दिया दाएं मुड़ा। तो हमें अब कुछ करना ही नहीं है, दाएं मुड़ा, कोई सा भी दाएं ले लो आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा घर ये है और हम दाएं नीचे की तरफ मुड़ गए, दाएं यहीं पे अपना, तो हम नीचे मुड़े, 40 चले। फिर बाएं मुड़ा, अब नीचे आएगा तो नीचे का बाएं कौन सा बताया था हमने, तो ये देखिए, ये बाएं है तो दाएं हो जाएगा, बाएं ये होगा, तो बाएं चले, 20 मीटर चली। फिर वह दोबारा बाएं मुड़ा। अब बाएं जो मुड़ा वो उसका मुड़ा और कितना चला, 30 चला, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा होगी, इसकी हाइट कम होगी, क्योंकि 30 ही चला है ना। फिर 10 बचा है। वहाँ उसे उसका दोस्त मिला और दाएं मुड़कर वह कॉफ़ी शॉप गए। दाएं, अब इसके दाएं कहाँ पे जाएगा, तो दाएं जो है इसका, दो अपन ऐसे आ गए हैं। अब ऊपर वाला दाएं कहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे, और कितना चला, 20 मीटर चला। कॉफ़ी पीने के बाद वह सीधी रेखा में 40 मीटर चला, मतलब 40 और चला, सीधा हो गया उसी दिशा में जिस दिशा से वह आया था। अच्छा, वो उसी दिशा में चला जिस दिशा से वह आया था, तो सीधा चला 40 मीटर इस तरफ चलेगा, क्योंकि उसने बाद में कहा है उसी दिशा में जिस दिशा से वह आया था। तो अब उसका बताना है कि वह उसके घर से कितनी दूरी पर है। तो देखो, पहले ये 20 चल गया, ये तो लौट ही आया 20, 40 से 20 लौटा है तो 20 बचा। यहाँ तो जबकि यहाँ भी 20 मुड़ा चला है, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो मतलब 20, मतलब यहाँ पे आ गया। अब उसको केवल यहाँ से यहाँ तक चलना है। तब देखो, इसका 40 इसका 30 है, जबकि 30 तो ये चल ही गया, है ना, 30 ही चल गया, तो 40 में से 30 घटा देंगे, कितना बचा, 10 बचा, तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पहुँचने के 10 चलना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा, ऑप्शन में भी दिया गया है ना। तो आपको समझना पड़ेगा बारीकियों को। अगला प्रश्न है, शब्द फेसबुक में वर्णों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मध्य वास्तविक वर्णमाला में उन छात्रों के मध्य उपस्थित अक्षरों की संख्या से एक अक्षर कम है। अब तो मैं बता देता हूँ, उसको समझा देता हूँ आपको इसमें करना क्या है। अब आप इनको फेसबुक को पहले अंग्रेजी भाषा के क्रम में लगा लेना। कैसे लगा लेना, देखो मैं बता देता हूँ। पहले आएगा, क्या आएगा, बी आएगा, फिर सी आएगा, इसके पहले ए भी दिया गया है, क्योंकि ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी नहीं है, फिर ई है, फिर एफ है ना। एफ के बाद इसमें डबल ओ है, और के है, तो के आ जाएगा पहले, फिर डबल ओ आ जाएगा, है ना। 8 अक्षर है ना, 8 अक्षर हो गए। अब इसमें अपन को ABCD लिख लेना है। अब ABCD के हिसाब से हमें ये पता करना है कि इसमें उतनी ही दूरी रहे जितनी ABCD में थी। जैसे ए और बी के बीच में कोई दूरी नहीं थी उसमें भी, तो इसमें भी नहीं है। बी से सी में भी नहीं है। अब सी से और यहाँ पे ई दिया गया, लेकिन वहाँ पे ABCD में आपकी डी आता है, तो ये जोड़ा नहीं बनेगा, ये जोड़ा पूछ रहा है। दो फिर बनता है ई और एफ का जोड़ा बनता है। अब उतनी दूरी नहीं है इन दोनों के बीच में, ओ भी नहीं आता, ना के आता है, ना इनसे कोई कॉम्बिनेशन बनता, तो कितने बन गए, 3 बन गए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके भिन्न आरोही क्रम में है।
अब आपको भिन्न लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि आपकी किस में लिखना है, आपको आरोही क्रम में जमाना है इनको। तो आप पहले इसका भाग दे के देख लें, ठीक है। पहले इनका भाग दे के देख लें कि कौन किस पे आता है। तो इनका भाग आप देख 0.3 पॉइंट आएगा कुछ, है ना, 12 लग जाएगा क्योंकि उसका जाएगा नहीं भाग। 5 दूनी 10 हो जाएगा। ऐसे 7 का 7 दूनी 14 कुछ पॉइंट में आ जाएगा, है ना, यहाँ पर कुछ पॉइंट में आ जाएगा। ऐसे 4 का भाग देख लेना 3 में। फिर आपको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में जो लगाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इसमें क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, आप ही की टाइम लॉस होगा। तो पढ़ाई के लिए आप टाइम बचाएं और इसको सॉल्व करके आप हमें कमेंट में इसका आंसर बताना। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा कल, है ना। अगला प्रश्न है, अब देखिए इजी प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आप देखिए 31 का मल्टीप्लाई कर लेना 2 बार, है ना। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1 6, 961 आ जाएगा, ठीक है। 961, 21 का वर्ग होता है 441, ठीक है। तो इनको जोड़ लो पहले, ठीक है। 1 9 1 10 4 14, तो 14 0 2 आ गया। अब 11 का होता है, 11 का क्या होता है, वर्ग होता है 121। इसको घटा दीजिए, 1 8 2 1, 1281 आएगा। 1281 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट वैसे ही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, यदि 2 घनों के आयतन का अनुपात इतना है तो घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि घनों के आयतन जो होता है 216 और 125 है, और 2 घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि आपको सूत्र पता होने चाहिए। आपके सूत्र उसमें आयतन, घन का, वर्ग का, है ना। तो मैथ के सरल इजी प्रश्न आते हैं तो आपको उसमें पता होना चाहिए। अगर आपको सूत्र ही नहीं मालूम है तो कुछ भी पढ़ाऊँ मैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप पूछ रहा ABC अकेले का कार्य है 6 8 12 है। उन्होंने कार्य शुरू किया और कार्य पूरा करने के बाद उन्हें 9,000 रुपये मिले, तो क्रमशः मतलब उन्हें सी का हिस्सा कितना मिला। तो मैंने आपको बताया है कि अगर इनको निकालना तो ए जैसी की जगह 6, B 8 दिन काम करता है और C 12 घंटे काम करता है, ठीक है। इनका अगर निकालें तो 24 लग उत्तम आ जाएगा आपका, ठीक है। 6 चौको 24, 8 16 24, 12 दूनी 24। इनका एक दिन का काम बता दिया हमने, है ना। अब जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा है कि मतलब लाभ ही इतना होगा, अब उसकी राशि पूछी इन्होंने अलग अलग, है ना, सबकी। अब आपको कुछ नहीं करना, 9,000 लिख देना है, गुणा का चिन्ह लगाना। किसका निकालना है, जैसे ए का निकालना तो 4 ऊपर, इनका टोटल नीचे। 3 2 5 4 9, ठीक है। 9 से 9 कट जाएगा, 1 आया। 1 के गुणा 4 में होगा पहला, ए का आएगा 4,000 रुपये। तो ये देखो डी वाला 4,000 रुपये आ गए। अब बी का है मान ली 3, तो 9 से 9 तो कट जाएगा, 1,000 बचा तो 3,000 आ जाएगा इसका। नीचे का 2 12 दूनी 24 होता है, तो 2 का आएगा 2,000, है ना। तो हमारे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। इसमें कैसे करेंगे एक्स का मान ज्ञात, तो 2 5x प्लस 1 6। अब देखो मैं यहाँ एक प्रश्न और करा देता हूँ आपको, मैंने कल भी कराया था। जो 2 की घात ऊपर लिखी, घात को क्या बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट, कमेंट में जल्दी दिए आप इसका आंसर, है ना। अब देखो 2 की घात क्या है, 2 की घात अगर हम 3 करेंगे ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2x गुणे 8 ऐसे लिख सकते हैं ना। नहीं, गुणा 8 का चिन्ह पूरा बना है, तो देखो 2x 5x, इसको घाते हैं अपन अलग कर लेते हैं अब, ठीक है। घातें घातों का ही, क्योंकि x का मान निकालना तो घातों से ही में फ़र्क पड़ेगा। अब इसे यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6x, और इसको 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं 8 को, है ना। तो गुणा में घात क्या होती, जुड़ती हैं, ये भी ध्यान रखना। तो 6x, थोड़ा सा इसको मैं वो कर दे रहा हूँ, 2 5x प्लस 6 आएगा, और यहाँ पे 6x प्लस 2 की घात 3 जुड़ना, तो 3 जुड़ जाएगा, है ना। अब इसको अपन थोड़ा सा रेस कर देते हैं। अब इसका देखिए x में x जाएगा यहाँ पे, तो देखिए x में x जाएगा तो 1 x बचेगा, और आपका 6 में से 3 जाएगा मतलब यहाँ पे, तो कितना बचेगा आपका
6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न है वर्ड प्रोसेसिंग की विशेषताओं के बारे में कौन सा सही नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से वर्तनी और व्याकरण संबंधी गलतियों को सुधारता है। कॉपी पेस्ट फीचर दस्तावेज की सामग्री को दोहराता है। दस्तावेजों का प्रिंट आउट ले सकता है या छवियों को दस्तावेज में जोड़ा नहीं जा सकता, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, है ना। अगला प्रश्न है लघु या पूर्ण लंबाई वाली फिल्में बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कौन करता है या 3D मॉडल बना सकता है, तो वो होता है ग्राफिक इंजीनियर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौसम का विश्लेषण एवं भविष्यवाणी करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो देखिए मौसम हो या भविष्यवाणी करने के लिए सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या माइक्रो या एनालॉग। तो देखिए अगर कंप्यूटर का पिताजी पूछा जाता है तो वो सुपर कंप्यूटर ही कहलाता है, और भारत में परम कंप्यूटर का प्रचलन में है सुपर कंप्यूटर, है ना। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम पर कुछ विशिष्ट कार्यों को करने में सक्षम प्रोग्राम की सेट को क्या कहते हैं, तो वो होता है सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैंने बगैर ही ऑप्शन देख के बता दिया कि उसके अलावा प्रश्न ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने प्रश्न जो पूछा है सबसे अच्छा पूछा है, प्रसिद्ध उदाहरण पूछा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे पूरा याद था, तो मैंने आपको बगैर ऑप्शन देखे ही बता दिया। तो आपको ऐसे याद आप थोड़ा सा कंप्यूटर को समझ लें। सिस्टम पर एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है, तो वो किया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है एडोब फोटोशॉप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो आपको पता होगा एडोब फोटोशॉप है जो आपका ग्राफिक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न है कौन सा एप्लीकेशन उपयोगकर्ता को संख्यात्मक गणना करने और स्वचालित रूप से अपडेट करने में मदद करता है, तो देखिए संख्यात्मक गणना करनी है तो आपका MS पेंट ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्प्रेडशीट बोलते हैं जिसको, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जैसे कि इसको आप हिंदी में गलत छपा है इसको, है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या एक्सेल को बोलते हैं ना, एक्सेल कर लेना उसको। ए दिया गया ऑप्शन, वहाँ उसका MS पेंट का दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट दिया गया है नीचे, है ना। अगला प्रश्न किस प्रकार के चार्ट व्यक्तिगत वस्तुओं की तुलना दर्शाते हैं, तो वो होते हैं व्यक्तिगत की अगर बात करें तो वार चार्ट होता है व्यक्तिगत के लिए, है ना। ध्यान रखना चार्ट को भी आप अच्छे से पढ़ लें। अगला प्रश्न है किसी सेवा प्रदाता से एक विशिष्ट अवधि के लिए विशेष प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन होता है, तो वो किसके द्वारा होता है, वायरलेस के द्वारा, डायल-अप कनेक्शन, सेकुलर के द्वारा या डेडिकेटेड कनेक्शन के द्वारा, तो वो ऑप्शन हो जाएगा आपका डायल-अप कनेक्शन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा पहला कॉमर्शियल वेब ब्राउज़र किसे माना जाता है, तो कॉमर्शियल नेटस्केप। अगर कॉमर्शियल पूछे तो नेटस्केप को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एग्ज़ाम में आया हुआ भी है, दूसरे एग्ज़ामों में भी आता है, और IITO में जो होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है तीसरी पीढ़ी की सेलुलर नेटवर्क की गति क्या थी, तो अगर तीसरे सेलुलर नेटवर्क की पूछी गति 2 Mbps, ठीक है ना, 2 Mbps में थी। अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो इंटरनेट के किस लाभ को संदर्भित करते हैं, संचार का माध्यम, बैंकिंग, लेनदेन, आभासी बाजार या अभिलेखागार, तो आभासी बाजार को लेन देन करते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह, है ना, बाजार को लेते हैं। यदि सेल में टेक्स्ट कॉलम से बड़ा है तो कौन सी विशेषता सामग्री को कई पंक्तियों में प्रदर्शित करने में सक्षम बनाती है, तो वो है आपका रैप टेक्स्ट। जैसे मान ली कोई आपने शब्द लिखा उसके कॉलम में, तो आपको वो इतना बड़ा शब्द होता है कि मतलब उससे बॉक्स से ज़्यादा बड़ा शब्द होता है, तो आप जैसे वहाँ पर रैप टेक्स्ट कर देंगे तो वो पूरा जो मटेरियल है आपका कट रहा था वो उस बॉक्स में समाहित हो जाएगा अपने आप, है ना, उसे बोलते हैं रैप टेक्स्ट। अगला प्रश्न है ओरेकल और सैबेस किस प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण, तो वो आपको ऑप्शन नंबर दिया है डेटाबेस, मल्टीमीडिया, ग्राफिक या वर्ड प्रोसेसिंग, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाटाबेस। अगला प्रश्न है हम दोस्तों हमारा कौन सा प्रश्न और उत्तर प्रारूप पर आधारित इसका उत्तर अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा दिया जाता है, तो वो है आपका ask.com, या ठीक है ना, क्या बोलते हैं ask.com। अगला प्रश्न है हमारा चीन में सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन कौन सा है, डक-डक-गो होना चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है, अच्छा वेदू है, क्योंकि डक-डक-गो भी वहाँ का नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेदू। मुझे भी नहीं पता वेदू चीन का है, तो देखिए यहाँ से मुझे भी जानकारी मिल जाती है कभी कभार, जैसे कि जो एग्ज़ाम में आते हुए प्रश्न हैं, तो डक-डक-गो
नहीं है इसका आंसर, करेक्ट आंसर बेदू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण दस्तावेज का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण बनाने में मदद करता है ताकि इसे देखा या स्वरूपित किया जा सके? टच फोन, कीबोर्ड, स्कैनर या ट्रैक बॉल? उसे बोलते हैं स्कैनर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कौन सा उपकरण कागज़ पर निशान बनाने के लिए एक स्याही रिबन के विरुद्ध सिर या सुई पटकने से काम करता है? तो वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। प्रिंटर के आपको प्रकार पता होना चाहिए, दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस उपकरण का नाम बताइए जिसमें पारदर्शी इलेक्ट्रोड के बीच रंग या मोनोक्रोम पिक्सेल की परत होती है? तो कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, मेमोरी कार्ड या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या LCD बोलते हैं जिसको, है ना। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी प्रकाश में लगभग 40 मिनट तक रखने पर किसे मिटाया जा सकता है? तो वो मिटाया जा सकता है इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब डबल EPROM को, EPROM को, सॉरी EPROM को मिटाया जा सकता है, PROM को नहीं मिटाया जा सकता। अगला प्रश्न, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा एक्सेस किए जा रहे डेटा और प्रोग्राम के अस्थायी स्टोरेज को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थायी रूप से, क्योंकि बिजली चले जाने पर डाटा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा एक दस्तावेज को संदर्भित करता है जो आमतौर पर एक संगठन के साथ संचार के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो है आपका आधिकारिक ज्ञापन। संगठन की बात हो रही है तो आधिकारिक ज्ञापन पत्र से रिलेटेड है, क्योंकि आपने कार्यालय पद्धति स्टेनो में आती है। कौन सा एक भाग संक्षिप्त विवरण को संदर्भित करता है जिसमें पत्र लिखने का कारण बताया गया है? संदर्भ, अभिवादन या हस्ताक्षर या विषय बताता है आपका संक्षिप्त विवरण, क्योंकि उसमें डिटेल में होता है कि विषय किसके मामले में है। एक पत्र को समाप्त करने के लिए विनम्र या विनम्र तरीके से क्या संदर्भित करता है? सौजन्य, मानार्थ, समापन या सिग्नेचर, हस्ताक्षरार्थ, डेट या, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका मानार्थ समापन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो बाकी से 50 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे ताकि वीडियो बड़ा भी ना हो। तो जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।